हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार यूनियन पाठशाला में मैं परमजीत बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने क्लास 9 का चैप्टर 2 पार्ट 4 आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई थी। तो बचे हुए जो भी और टॉपिक्स हैं पाठ का, चैप्टर्स का, रेस्ट ऑफ जितना भी टॉपिक्स बच गया है उसे आज हम डील करेंगे। उसे आज हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज आपका आता है पार्ट 5। ठीक है, तो हम लोग आज पार्ट 5 को करने वाले हैं बच्चों। पार्ट 5 ये इस चैप्टर का लास्ट होगा। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो का सबसे पहला जो पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही कहा था, वो होगा द सिविल वॉर। ठीक है, जिसे हम गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। बच्चों, आप सब अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी 9 क्लास के स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए और सभी इस पाठ को, इस चैप्टर को, रशियन रेवोल्यूशन जो है, रूसी क्रांति, उसे सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो चलिए। और बच्चों, ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, जो भी मैं आपको अभी समझा रही हूँ, ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है और जैक बोर्ड के बच्चों के लिए है। ठीक है, दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, सिलेबस के साथ है। सिलेबस में आपको इस चीज़ को पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पॉइंट है, पॉइंट 4.1 में द सिविल वॉर। ठीक है, गृह युद्ध में, गृह युद्ध में क्या देखा गया, सिविल वॉर में क्या हुआ। ठीक है, चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को समझाती हूँ कि क्या है। ठीक है बच्चों, जब बोल्शेविकों ने ज़मीन के पुनर्वितरण का जो आदेश दिया था, ठीक है, उन्होंने जो ऑर्डर दिया था, तो रूसी सेना जो थी, जो रूस की जो सोल्जर्स थे, वहाँ की जो आर्मी थी, रशियन आर्मी, टूटने लगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप होने लग गई थी। ज़्यादातर जो सिपाही थे, ज़्यादातर जो वहाँ के जो सोल्जर्स थे बच्चों, वो पीजेंट्स थे, यानी किसान थे। वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटाना चाहते थे, लेकिन इसीलिए उन्होंने सेना छोड़कर जाने वो लग गए थे। ठीक है, उसके बाद गैर बोल्शेविक समाजवादियों ने, यानी कि जो हम यहाँ पे देखेंगे कि अलग से जो लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द ऑटोक्रेसी, उसमें हम देखेंगे बच्चों कि कैसे वो लोग बोल्शेविक की विद्रोह की निंदा वो लोग करने लग गए थे। और उनके जो नेता थे वो दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों, यानी कि रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे थे। उसके बाद 1918 और 1919 में, ठीक है, 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, यानी कि सोशल रेवोल्यूशनरियों, यानी कि ग्रीन्स, और जार समर्थकों, यानी कि वाइट्स का उनका कंट्रोल रहा। ठीक है, उसके बाद बच्चों उन्हें जो फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फैलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। ठीक है, वो लोग नहीं चाहती थी कि वहाँ पे समाजवाद फले और फूले। ठीक है, इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले जो सिविल वॉर हुआ, जो गृह युद्ध के दौरान लूट मार, डकैती, भूखमरी जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा गया, बहुत सारी परेशानियाँ फैल गई, समस्याएं फैल गई। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमॉन्ग वाइट टुक्स हैड स्टेप्स विद द पीजेंट्स हु हैड द स्नीज लैंड। मतलब कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि जो वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जो जन समर्थन था, लोगों का जो प्यार था, लोगों का जो सपोर्ट था, और भी तेज़ी से घटने लगा था, बहुत ज़्यादा कम होने लगा था। ठीक है, और जनवरी 1920 में, यानी कि 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से ही यह कामयाबी मिली थी। ठीक है,
तो उन्हें जो कामयाबी मिली थी वो इन लोगों की वजह से ही मिली थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम ये समझेंगे कि वहाँ पे देखा गया था कि इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर जो गैर रूसी थे, है ना, गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर कहा गया, ठीक है, क्या कहा गया, यूएसएसआर बताया गया था। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, यूएसएसआर के बारे में बताया गया था कि जो यूएसएसआर है ये दिसंबर 1922 में आया, रूसी में साम्राज्य में बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया और राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि देखा गया कि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां, जैसे घुमंतुवाद, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे नोमैडिज्म, जिसको बोलते हैं घुमक्कड़, है ना, नोमैड से ही आया है नोमैडिज्म, यानी कि घुमक्कड़ यानी घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें की थी, थी। लेकिन विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से सफल हो पाए थे, पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाए थे कि किस तरह से लोगों का प्यार उन्हें जीतना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपकी कुछ सोर्स भी में कुछ दिया गया है, सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन 2 व्यूज़, इसमें भी दिया गया था 2 व्यूज़ क्या देखे गए थे कि अक्टूबर क्रांति के बाद मध्य एशिया में क्या हुआ था। बच्चों इसमें एम.एन. रॉय भारतीय क्रांतिकारी, मैक्सिन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, भारत, चीन, यूरोप में कॉमिंटन्स के एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने 1920 में यानी 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था उस समय वे मध्य एशिया में थे। उन्होंने लिखा था, उन्होंने क्या लिखा था, क्या लाइन लिखी थी उन्होंने कि मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था, ठीक है, उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था, उसे क्रांतिकारी के बारे में पता था जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया था जिन्होंने किर्जियों को मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि किर्जी यानी किर्गिस्तान लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे। जन्मजात बोल्शेविक ने लगने वाले युवक में हुंकार लगाई, इकबाल इनकलाब जिंदाबाद का, ठीक है, उन्होंने क्या लगाया था नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और पूरा कबीला जो था उनके साथ नारे लगाने लग गया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ 2 व्यूज़ दी गई हैं, ये आप ज़रूर पढ़िएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद चलिए बच्चों हम सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं आज के इस वीडियो में, जो पॉइंट 4.2 में है, जो है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ, ये हम देखेंगे। ड्यूरिंग अ सिविल वॉर, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा था। उन्होंने किसानों को उस ज़मीन पर खेती की छूट दे दी थी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। बच्चों, जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक ये दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है, ठीक है, कि मतलब एक साथ किसी काम को अगर हम लोग करें, समूह में करें, तो वो क्या होता है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जिसे हम कहेंगे, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अफसर इस बात अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, ठीक है, जिसे 5 ईयर्स प्लान्स के नाम से जाना जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पहली 2 योजनाओं में देखा गया ये कब से कब तक हुई, 1927 यानी 1927 टू 1932 तक हुई थी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो सेकंड योजना थी, सेकंड प्लानिंग थी, वो थी 1933 से 1938 तक, ठीक है। ये के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें थी वो स्थिर कर दी और केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक जो उत्पादन है वो बढ़ने लगा था, ठीक है। और 1929 से 1933 के बीच तेल, ये देखा गया था कि जो तेल है ना, जो तेल, कोयला, स्टील के उत्पादन में 100% वहाँ पे देखा गया था कि 100% वहाँ पे बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लग गई थी, ठीक है बच्चों।
नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मतलब सामने आए, लोगों के सामने देखा गया। मगर तेज़ निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्नीटोगर्स शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिनका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका, है ना, 550 बार। रिजल्ट ये था कि काम को स्टॉपेज किया गया, काम को स्टॉप कर दिया गया था, काम को रोक दिया गया। ठीक है। रिहायशी क्वार्टर्सों में देखा गया कि जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतर कर सड़क पार कर दौड़ कर जाते थे। ठीक है। और उसके बाद एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई थी बच्चों। फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किया गया था बच्चों, ये भी देखा गया था। ठीक है। और उसके बाद महिला वुमेन्स जो थी, जो काम करती थी, कामगारों के बच्चों के लिए भी फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गई। ठीक है। बालवाड़ियाँ यानी कि उन लोगों के लिए भी स्कूलिंग सिस्टम किया गया, स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया ताकि उनके भी बच्चे पढ़ सके। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई उनको बहुत ही चीप रेट में। मज़दूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनवाए गए, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स की तैयारी की गई। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे, बहुत ही लिमिटेड देखा गया था गवर्नमेंट रिसोर्सेज को, इसीलिए इन्हें पूरी तरह से सक्सेस होता हुआ नहीं देखा गया हर जगह में। ठीक है। किसी किसी जगह में बहुत अच्छी तरह से सक्सेस मिली थी और कहीं नहीं मिला। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो 4.3 पॉइंट है, जिसमें स्टालिनवाद यानी कि स्टालिज्म और कलेक्टिविजेशंस यानी कि सामूहिकीकरण में देखा गया, क्या देखा गया, हम इसे पढ़ेंगे बच्चों, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। The period of the yearly planned economic was linked to the disasters of the collectivizations of the agricultures by 1927-1928। ओके बच्चों, नियोजित अर्थव्यवस्था की जो शुरुआती दौर है, खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा जो तबाही मची हुई थी उससे। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था बच्चों। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उससे ज़्यादा कीमत कोई अनाज नहीं बेच सकता था। सरकार जिस दाम में बेच रही थी उससे ज़्यादा कीमत पर कोई भी बेच नहीं सकता था। ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिए कितनी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, फिक्स कर दी थी, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। किसान कह रहे थे कि हम उस कीमत में आपको अनाज नहीं बेचेंगे, हमें और पैसे चाहिए। लेनिन के बाद पार्टी में कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ाने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने जो वहाँ का जो सिचुएशन था उस पर काबू पाने के लिए उन्होंने सट्टेबाजी पर अंकुश लगाया, यानी कि जो वो लोग लॉटरी सिस्टम खेलते थे बहुत ज़्यादा, उस पर उन्होंने रोक लगा दी। व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना शुरू कर दिया, ज़रूरी था, ज़बरदस्ती उन्होंने जब्त कर लिया। उसके बाद 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुल्हों के ठिकानों पर छापेमारी, बहुत हर जगह पर छापेमारी की गई। रूस में जो बहुत ज़्यादा डेवलप किसान होते थे, डेवलप पीजेंट जो होते थे, उनको कुलक कहा जाता था। ठीक है बच्चों, जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों में सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया था कि अनाज है जो उसकी कमी इसीलिए है क्योंकि खेत बहुत छाटे हैं, छोटे छोटे खेत है। ठीक है। और 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी, इसलिए ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका मॉडर्नाइजेशन नहीं किया गया जा सकता था। ठीक है। और जो मॉडर्न फील्ड थे, मॉडर्न लैंड थे, विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से, यानी कि मशीन्स यूज़ करके वहाँ को का इंडस्ट्रीज़ था, जो खेती करने के लिए, जो कुल्लकों का सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना, राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। ठीक है। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू होता है 1929 में। ठीक है। ये जो डेट है, ये जो प्रोग्राम है, ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा।
इसमें 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेत यानी कि कोल खोज का काम करने का आदेश दे दिया था बच्चों। ज़्यादातर ज़मीन साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे। कोल खोज के मुनाफों पर सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया। वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। ठीक है, उसके बाद 1929 टू 1931 में के बीच मवेशियों की संख्या में, मवेशियाँ किसे कहा गया है बच्चों? जो एनिमल्स को पालते हैं, है ना, जो डोमेस्टिक एनिमल्स को रखते हैं अपने पास, 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सज़ा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों का निर्वासन देश से निकाल दिया गया। उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते हैं, कि उनका बहुत सारा कारण है जिस कारण से वो इन सब सामूहिक खेतों में वो काम नहीं करेंगे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसान की जो व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 to 1933 में जो फसल जो खराब हो गई थी, फसल जो खराब होने के बाद सोवियत में इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख यानी कि 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 40 लाख से ज़्यादा लोग मर गए, यानी 4 मिलियन लोग उस टाइम मारे गए। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 जो है उसे हम देखेंगे, ग्लोबल इन्फ्लुएंस द रशियन रेवोल्यूशन एंड द USSR। ये क्या है? ठीक है, कि रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, ये क्या है, इसे हम थोड़ा देख लेते हैं बच्चों कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है बच्चों, इसमें बोला गया है कि जो बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की जो समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में कई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया था बच्चों, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। वॉलेस्किकों ने उपनिवेशों की जनता को भी अब उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहन किया, बहुत मोटिवेट किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधित्व ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920, ये जो बताया गया है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वॉलेस्की द्वारा बनाए गए कम्युनिस्ट वॉलेस्की जो वहाँ उसके जो समर्थक समाजवादी पार्टियों के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में उन्होंने हिस्सा लिया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई, उन्हें एजुकेटेड बनाया गया, एजुकेशन सिस्टम चलाया गया। जब दूसरा विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ जो है शासन रैली रूसी क्रांति के आदेशों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। एक पिछड़ा हुआ देश जो है वो महाशक्ति बन चुका है, उसके उद्योग खेती विकसित हो चुके हैं, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के जो नागरिक को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। विकास परियोजनाओं को भी दमनकारी नीतियों में बल पर लागू किया गया था, यानी कि 20वीं सेंचुरी के एंड तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार की आपको पुनर्विचार या अलग अलग थॉट लोगों के मन सबके बीच में आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया गया, राइटिंग अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया में सोवियत रूस में भारत में क्या कहा गया उसके बारे में ये मैं आपको बता देती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाओं के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते हुए बातचीत करते हुए देख रहे थे। जब हमने रूसियों को देश में बाकी देशों लोगों के साथ सहज भाव से घुलते मिलते देखा तो हमें यकीन नहीं हुआ। ये भारतीय लोगों का मानना था बच्चों, ये जो मैं लाइन आपको बता रही हूँ ये भारतीयों का मानना था। ठीक है,
तो हम सच्ची समानता की दुनिया में अब आ पहुँचे हैं। हमें स्वतंत्रता सही मायनों में साकार होती दिखाई दे रही थी। प्रतिक्रांतिकारियों और साम्राज्यवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले से ज़्यादा खुश संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति ने उनमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी थी। 50 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता की असली भाईचारा, यानी कि हमने बहुत सारे लोगों में अपनापन और प्यार देखा। जाति धर्म कोई सीमा नहीं, है ना, कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक रही थी। हर जीव, हर आदमी, हर व्यक्ति एक कुशल वक्ता बना दिया गया। आप वहाँ मजदूर, किसान, सिपाही सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते हुए देख सकते थे। माने कि सभी को हर तरह की आज़ादी दे दी गई थी। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों अब हम ये भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लिखा है रूस के बारे में। रूस से रविंद्रनाथ टैगोर यानी 1930 में उन्होंने उस समय के बारे में कुछ लिखा था। क्या लिखा था वो हम पढ़ते हैं कि मॉस्को बाकी यूरोपीय राजधानियों में के मुकाबले कम साफ़ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मज़दूरों की है। जहाँ आम जनता रसोई में साए में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेफ्ट में छिपे हुए थे आज सामने आके खड़े हुए हैं। मैं अपने देश के किसानों और मज़दूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि अरेबियन नाइट्स के किसी जिन की करामात है ये। महज एक दशक पहले ही ये भी हमारे लोगों जितने अनपढ़ थे, लाचार और भूखे थे। ये देखकर मेरे ऐसे अभागे हिंदुस्तानी से ज़्यादा अचंभा भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन को पहाड़ से उतार फेंका है ना। तो ये सारी चीज़ें रविंद्रनाथ टैगोर ने नोटिस की थी। इन्होंने इसीलिए उन्होंने 1930 रूस के बारे में ये सारी बातों को लिखा है। ठीक है बच्चों यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका जो चैप्टर 2 है वो आज यहाँ इस वीडियो के थ्रू ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको चैप्टर 2 पूरा का पूरा मैंने 5 पार्ट में यानी कि 5 पार्ट में डिवाइड करके आपको एक अलग अलग वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। आपको पूरी वीडियो कैसी लगी बच्चों आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है। और अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर करें। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज आपका यहाँ जो आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 क्लास 9 चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है। तो अब मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो के थ्रू लेकर के बहुत जल्द आऊँगी। ठीक है। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। बाय बच्चों।